हेलो बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग में जो टर्म दे रखी है वो मैं आपको समझा देती हूँ। फोटोसिंथेसिस वर्ड को अगर हम देखें तो ये वर्ड दो टर्म से मिलकर के बना है, जिसमें एक है फोटो और एक होता है सिंथेसिस। फोटो का मतलब है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सनलाइट का यूज करके फॉर्मेशन करना, और किसका फॉर्मेशन करना? फूड का फॉर्मेशन करना, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट का यूज करके फूड बना पाते हैं, मतलब इन ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर पा रहे हैं सनलाइट का यूज करके, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उस प्रोसीजर को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टर्म है हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें वस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड हो जाता है। वस्कुलर बंडल क्या होता है? तो वस्कुलर बंडल में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या है? जाइलम प्लांट में जो वाटर है और जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और फ्लोएम जो है वो प्लांट में जो फूड का फॉर्मेशन हुआ है उस फूड के ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो जिन प्लांट्स में ये वस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड हो जाते हैं उनको हायर प्लांट्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ये जो सनलाइट का यूज करके प्लांट फूड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है। टाइम टू टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो यहाँ पर 7 एक्सपेरिमेंट हैं जिनको मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ। तो फोटोसिंथेसिस के इन एक्सपेरिमेंट को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताती हूँ। बचपन से हमने फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन पढ़ रखी है, और इक्वेशन जो है वो इस तरीके से है कि CO2 प्लस में वाटर, और इनमें इनका असिमुलेशन करने के लिए हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, और सनलाइट को ट्रैप करने का काम प्लांट में जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो इन सनलाइट को ट्रैप करता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इनमें पिगमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अलावा पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं या फिर जेंथोफिल जो है वो भी हो सकते हैं। तो ये केमिकल कंपोनेंट हैं जिनमें पावर होती है सनलाइट को ट्रैप करने की। ये क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो ये प्लास्टिड का एक टाइप होता है जो प्लांट सेल में देखने को मिलता है। अब इसका जो CO2 है और वाटर जो है उसका असिमुलेशन करके रिजल्ट बनता है C6H12O6। साथ में यहाँ पर वाटर जो है वो बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन जो है वो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। अब इसको आप बैलेंस कर लेना कि यहाँ पर जो है वो कितने CO2 कितने वाटर जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेना, पर बेसिक ये है। तो हमें ये समझ में आता है कि CO2 में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जो वाटर है उसका हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, और इस प्रोसीजर में सनलाइट यूज होती होगी, नॉर्मली हमें ये लगता है क्योंकि हमने अभी तक जो है वो ये इक्वेशन पढ़ी है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। अगर मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाऊं तो फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप होते हैं मेनली। यहाँ पर ये देखिए, ये मान लो ये प्लांट की एक लीफ है, और ये जो लीफ है इसमें बहुत सारी सेल्स होंगी। हर सेल में बेसिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। प्लांट की सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो अभी मैंने आपको बताई। तो ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपको दे रखी है। देखो, प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो उसी का टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन होंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी एक इनर मेम्ब्रेन होगी। ये जो क्लोरोप्लास्ट का जो इंटरनल पार्ट होता है इसको बोल देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं उनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिनमें खुद के राइबोसोम होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 70S टाइप का राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट होगा। अब इस क्लोरोप्लास्ट को जब आप देख रहे हो तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसी हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसको एक को बोलते हैं थाइलेकोइड। एक को क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। और इस तरीके की थाइलेकोइड जब इस तरीके से गठरी बना करके एक के ऊपर एक रखे जाएं तो उस पूरे को बोल देते हैं ग्रेना। ये ध्यान में रखना है। अब 2 ग्रेना को आपस में अटैच करने के लिए जो स्ट्रक्चर है इसको बोल देते हैं स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप होंगी। फर्स्ट होता है लाइट रिएक्शन, जिसमें डायरेक्टली सनलाइट को पिगमेंट्स जो हैं वो ट्रैप करते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है ना
क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पे ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है। कौन से पिगमेंट्स? क्लोरोफिल हो गया, इसके अलावा कैरोटीनॉइड हो गया, इसके अलावा जेंथोफिल हो गया। तो ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं। एक बात समझ में आई। और दूसरा जो पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन से जो भी रिजल्ट बनेगा वो डार्क रिएक्शन में फिर यूज होगा और फिर C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर स्ट्रोमा में। तो ये बेसिक मैंने समझा दिया कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसीजर है, पहला लाइट रिएक्शन और सेकंड होता है डार्क रिएक्शन। तो जो ये मेम्ब्रेनस पार्ट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट रिएक्शन करते हैं, लाइट रिएक्शन से जो रिजल्ट बनते हैं उनका यूज होता है डार्क रिएक्शन में। ये बेसिक समझ में आया। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं वो बता देती हूँ। देखो मैं ऐसे समझा देती हूँ। तो शुरुआत के एक्सपेरिमेंट में हमें ये बताया गया कि एक प्लांट लिया गया जिस प्लांट की वेरीगेटेड लीफ है। वेरीगेटेड का मतलब है प्योर ग्रीन नहीं है, जगह जगह बीच में व्हाइट चकत्ते हैं। जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब पिगमेंट्स नहीं होंगे, पिगमेंट्स नहीं होगी तो वहाँ पर जो है सनलाइट को टैप करने की पावर नहीं होगी, तो वहाँ पर खाना नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, और यही ग्लूकोज बाद में स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोरेज होता है, तो स्टार्च नहीं प्रेजेंट होगा। और जहाँ पे ग्रीन पार्ट है वहाँ पर खाना बन रहा होगा। और इसी लीफ को आधा जो है वो मान लो ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया। अब सनलाइट डाली गई तो यहाँ तो ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया, तो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में है ही नहीं चीज, तो यहाँ तो स्टार्च वैसे नहीं बनेगा। और यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट है वहाँ तो स्टार्च बनेगा, और जो वेरीगेटेड स्पॉटेड पार्ट है वहाँ पर स्टार्च नहीं बनेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो क्लोरोफिल जो है वो भी जरूरी है, और दूसरा हमें ये समझ में आया कि जो लाइट है उसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक प्लांट की जो लीफ है उसको हाफ इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया गया, और टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर कॉटन में KOH शोक करके रख दिया गया। KOH क्या करता है? जो CO2 आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो CO2 यहाँ पर इस वाले पार्ट में CO2 जब सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगी, लीफ के अंदर जा ही नहीं पाएगी, CO2 को पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए CO2 भी रिक्वायर्ड है। इसके बाद में जो थर्ड नंबर पे जो साइंटिस्ट है वो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है। तो प्रिस्टले ने 1770 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया? पहले एक बेल जार लिया जिसमें एक माइस रखा और एक कैंडल जो है वो बर्निंग करती हुई रखी। कुछ टाइम के बाद में देखा चूहा मर गया और कैंडल जो है वो भी बुझ गई। बाद में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक नया एडप्ट किया और उन्होंने यहाँ पर एक प्लांट रख दिया मिंट का। तो देखा गया कि ये प्रोसीजर जो है वो रेगुलर चलता रहा। तो इससे ये समझ में आया कि प्लांट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि एनिमल्स ने जो ब्रीदिंग की और कैंडल जो बर्न हुई है उसका जो भी फाउल एयर निकली उसको रिप्लेस कर दिया। सेम एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जैन इंजन हाउस ने। देखो प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन जो है उसकी भी डिस्कवरी की थी। जैन इंजन हाउस ने क्या किया? इसी एक्सपेरिमेंट को सेम किया, पर इसको लाइट में भी किया और इसको डार्क में भी किया। ठीक है। और एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने वाटर प्लांट जो है एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला के साथ में किया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट्स है वहां पर उनको एयर बबल्स देखने को मिले। तो उन्होंने बताया कि सनलाइट में जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जो ग्रीन पार्ट्स है वहां पर एयर मतलब ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऐसी बात उन्होंने बताई। उसके बाद में एक साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट का नाम है सैक। सैक ने बताया कि ये जो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, इसके लिए कुछ केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, और वो केमिकल क्या है? वो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और इन क्लोरोप्लास्ट में फूड का फॉर्मेशन होगा, और वो फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्मेट में प्लांट में बनता है, और फिर ये ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होकर के प्लांट में स्टोरेज। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट का नाम है TW एंगलमैन। TW एंगलमैन ने एक बात बताई। उन्होंने क्या किया? एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म पे जो है वो लाइट डाली। अब लाइट जो है वो अलग अलग वेवलेंथ में इस तरीके से डिवाइड हो गई, और फिर आगे उन्होंने फिलामेंटस जो है वो एल्गी रख दिया, क्लेडोफोरा। और इस क्लेडोफोरा को उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का जो सस्पेंशन था उसमें रखा था।
उन्होंने देखा कि जो ब्लू और रेड लाइट वाला एरिया है वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा डेवलप हुए हैं, क्योंकि इन्हीं लाइट में जो है वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं और साइंटिस्ट का नाम है, आपको ध्यान में रखना है, कॉर्नेलियस वैन नील। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। अब तक अपने को बेसिक बेसिक चीजें फोटोसिंथेसिस के बारे में सब पता चल गई। ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो CO2 से नहीं निकल रही है, वो वाटर के ब्रेकडाउन से निकल रही है। ये बात उन्होंने बताई थी। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट थे। अब ये मैंने बता ही दिया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, तो लीफ में होगी सेल, और सेल में होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेनस पार्ट में होंगे पिगमेंट्स जो सनलाइट को ट्रैप करेंगे, जो लाइट रिएक्शन होगी, फिर उससे जो रिजल्ट बनेगा उसका यूज किया जाएगा CO2 के असिमुलेशन में। तो अभी मैंने आपको बोला कि लाइट रिएक्शन, देखो लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है कि जो सेल में प्लांट की लीफ का, प्लांट में जो ग्रीन पार्ट्स है और जो उनमें जो सेल है वहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस पार्ट में। तो इसमें क्या होता है लाइट रिएक्शन में कि सेल में एक तो सेंटर में रिएक्शन सेंटर होता है जिसको क्लोरोफिल ए बोलते हैं, और इस क्लोरोफिल ए के अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, और रिएक्शन सेंटर और ये एसेसरी पिगमेंट्स मिलकर के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे सनलाइट गिरी, तो सनलाइट जब गिरती है तो ये पिगमेंट्स इन सनलाइट की एनर्जी से एक्साइट होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, अगर मैं एक बार डायग्राम आपको दोबारा से दिखाऊं क्लोरोप्लास्ट का, तो आपको ये याद रखना है कि सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, कितनी वेवलेंथ की एनर्जी को ट्रैप करने के लिए अलग अलग फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो स्ट्रोमल लैमेली में प्रेजेंट होता है और ग्रेना में भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जो फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेना में प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमल लैमेली में प्रेजेंट नहीं होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो अपने लेवल पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करता है, और फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिलकर के नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। क्या डिफरेंस होता है? जब भी कोई वर्ड साइक्लिक या साइकिल वर्ड आ रहा है तो मतलब वहां से जो चीज निकली वो घूम फिर के वहीं पर आ जाएगी। नॉन साइक्लिक का मतलब है कि जहां से जो चीज निकली वहां से घूम फिर के वापस नहीं आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्ट्रोमल लैमेली में फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है। अब फर्स्ट सेकंड क्यों बोल रहे हैं? तो इनकी डिस्कवरी के बेसिस पर इनको ये नाम दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहले नंबर पे काम होता है सेकंड, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये पहले डिस्कवर हुआ था, ये बाद में डिस्कवर हुआ था, लेकिन फोटो सिस्टम फर्स्ट में पावर नहीं है कि वाटर को ब्रेक कर सके। ठीक है, तो जब वाटर को ब्रेक ही नहीं कर सकेगा, तो अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन वाटर के ब्रेकेज से ही निकलती है, तो ऐसे प्रोसीजर में फोटोसिंथेसिस तो हो सकता है, खाना तो बन सकता है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, जिसको एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो किसमें देखने को मिलता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। देखो ये बता रखा है, एक सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसमें 700 नैनोमीटर तक की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मान लो ये सनलाइट से लाइट आ रही है, ये लाइट आई, यहाँ पर सेंटर में क्लोरोफिल ए होगा और उसके आसपास बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे। सबने सनलाइट को यूज किया, सबने सनलाइट को ट्रैप किया और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया सेंटर में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो निकला, और जब निकला तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होगा, वो फेरोडोक्सिन के पास जाएगा। फिर उसके बाद में जो है वो प्लास्टोक्विनोन आएगा, फिर साइटोक्रोम जो है वो B6 आएगा, फिर साइटोक्रोम F आएगा, और फिर प्लास्टोसाइनिन आएगा, और वापस से इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएगा। तो ये चीजें देखो एक साइकिल में चीजें चली हैं।
ठीक है। लेकिन इस प्रोसीजर में क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है तो यहाँ पर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन साइक्लिक की। नॉन साइक्लिक वाले प्रोसीजर जो होता है उसमें फोटोसिस्टम सेकेंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो 680 नैनोमीटर तक की लाइट को यूज अप कर सकता है और फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है वो 700 नैनोमीटर तक की लाइट को यूज कर सकता है। नॉन साइक्लिक का मतलब ये है कि यहाँ पर जहाँ से प्रोटॉन निकले, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वापस घूम फिर के वहीं पर नहीं आएगा। नॉन साइक्लिक वाले में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लिक वाले में सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। तो मान लो ये सनलाइट है यहाँ पर गिरी और जैसे ही यहाँ पर सनलाइट गिरी तो फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकंड जो है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या होता है कि जो यहाँ पर थाइलाकोइड का ये जो ल्यूमन वाला पार्ट है वहाँ पर वाटर के ब्रेकेज करने वाला कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो H2O को जब तोड़ा गया तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट रहा और साथ ही साथ में यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है और इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल गए। ठीक है, दो हाइड्रोजन है तो दो प्रोटॉन होंगे और दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ से जब सनलाइट की ट्रैप करके यहाँ से एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया। ठीक है, फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो उसको सबसे पहले जो अडेप्ट करेगा वो होता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन जो है फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टिक क्विनोन को। प्लास्टिक क्विनोन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता तो वो यहाँ पर स्ट्रोमा में से प्रोटॉन भी उठाएगा और PqS2 के फॉर्मेट में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। फिर क्या करेगा, जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन आगे की साइड देगा तो इस प्रोटॉन जो बाहर से उठाया था उसको अंदर यहाँ पे ल्यूमन में छोड़ देगा। तो यहाँ पर ल्यूमन में एक तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं किसकी वजह से, वाटर के ब्रेकेज की वजह से, और एक प्लास्टोक्विनोन जो है वो भी इस तरीके से प्रोटॉन अंदर छोड़ रहा है। उसके बाद में साइटोक्रोम B6 आएगा, फिर एप आएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन आएगा। फिर प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जो है फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास चला जाएगा। फोटोसिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो कहाँ चला गया होगा, तो आयरन सल्फर प्रोटीन के पास में, फिर फेरोडोक्सिन के पास में। और यहाँ पर फेरोडोक्सिन से आगे जो अभी मैंने कहानी बताई थी वैसे नहीं चलेगा। फेरोडोक्सिन के पास में जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो स्ट्रोमा में पहले से प्रोटॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन उनके साथ में अटैच हुआ तो क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया। FNR फेरोडोक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होगा जो NADP में हाइड्रोजन का एडअप करवाने में हेल्प करेगा और इससे बन जाएगा NADPH। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो वाटर है इससे जो हाइड्रोजन निकली थी या उसका ब्रेकडाउन जो हुआ था उससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को असिमुलेट करके लास्ट में हमने जो हाइड्रोजन है उसको असिमुलेट कर दिया NADPH के साथ में। तो ये जो कहानी हम बचपन से पढ़ते हैं कि CO2 में वाटर मिलाया और ग्लूकोज बन गया, तो ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। सीधा जो है वो CO2 में हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, हाइड्रोजन पहले किसी और मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर जाकर के लास्ट में CO2 को मिलेगा। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जो ल्यूमन का पार्ट होता है वहां पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो हायर से लोअर की तरफ प्रोटॉन जब मूव करेंगे तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है उससे यहाँ पर प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब ये प्रोसीजर हो गया, ये लाइट रिएक्शन हो गई। तो लाइट रिएक्शन से क्या क्या रिजल्ट मिला, लाइट रिएक्शन में एक तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई, लाइट रिएक्शन से ATP का फॉर्मेशन हो गया और लाइट रिएक्शन से NADPH का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीजन जो है वो तो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ATP और NADPH का अब डार्क रिएक्शन में यूज होगा। तो जो स्ट्रोमल लैमेली जो ग्रेना वाला पार्ट है वहां पर ये रिजल्ट बन गए और कहाँ गए, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आ गई। अब वहां पर डार्क रिएक्शन होगी। कैसे डार्क रिएक्शन होगी, तो CO2 जो है वो स्टोमेटा के थ्रू पहुंच जाएगी किसमें, सेल्स में, और जब सेल्स में पहुंचेगी तो वहां पे जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर प्रेजेंट है कौन, NADPH ATP। तो सबसे पहले CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से जो CO2 है उसके साथ में अटैच होगा रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और इसमें एक एंजाइम लगता है जिसको रुबिस्को एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है।
5 कार्बन का ये, एक कार्बन जो है वो CO2 से आ गया, तो इससे जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन का 2 मोलिक्यूल बन जाएंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसको कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसमें एक फॉस्फेट और जोड़ा जाएगा, 2 मोलिक्यूल है तो 2 फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे 2 ATP जो हैं वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। और साथ ही साथ में NADPH से यहाँ पर हाइड्रोजन निकल करके इसी में ऐड हो जाएगी, और ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे पहले एक स्टेप और आ जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद में ट्रायोज फॉस्फेट मतलब 3 PgAl में कन्वर्ट हुए, 2 मोलिक्यूल रहेंगे, वही 3 कार्बन का ये है, वही 3 कार्बन का ये है, ये भी 2 मोलिक्यूल रहेंगे, वही 3 कार्बन का ये ट्राइस फॉस्फेट। अब इसमें क्या होगा, 2 मोलिक्यूल के हैं, 2 मोलिक्यूल है 3-3 कार्बन के, तो टोटल 6 कार्बन हो गए, तो 5 कार्बन का तो वन दोबारा से बन जाएगा 1,5 रिबुलोज बिस्फोस्फेट, और एक कार्बन जो है CO2 के फॉर्मेट में इधर आ जाएगा। इस तरीके से 6 टाइम ये केल्विन साइकिल चलेगा, तब 6 बार 6 कार्बन आएंगे और फिर से 6H12O6 का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो कहानी अपने को सीधी सीधी दिखती है ना, वो इतनी सीधी है नहीं। हाइड्रोजन जो है वो पहले NADPH के साथ में जुड़ करके आया और फिर यहाँ पर CO2 के साथ में इसको असिमुलेट किया जाएगा। लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो रूबिस्को एंजाइम जो है वो थोड़ा सा सरफिरा है, जैसे ही उसको ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा दिखता है तो ऑक्सीजन के साथ अटैच होने लग जाता है। तो इस टाइम में क्या होगा कि जब मान लो 5 कार्बन का 1 RuBp और प्लस में एक CO2, तो इसमें क्या बनेंगे, एक तो 3 PGA बन जाएगा 3 कार्बन का, और बचा हुआ 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें ना तो खाना बनता है ना तो रिजल्ट बनता है, बदले में ATP और लगती है। तो नेचर ने खुद ने में अपना चेंज किया है। उन्होंने क्या किया है, जो लीफ है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया कि मान लो स्टोमेटा के थ्रू यहाँ पे जो है बाहर O2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है, तो वो सब यहाँ की सेल्स में आ रही है, और जो वस्कुलर बंडल वाले हैं उसके चारों तरफ टाइटली बाउंड उन्होंने बंडल शीट बना ली। ये जो टाइटली बाउंड एरिया है वहां पर उन्होंने रुबिस्को एंजाइम को प्रेजेंट किया है, ताकि डायरेक्टली O2 के कांटेक्ट में आए ही ना, क्योंकि जैसे ही O2 ज्यादा दिखती है रुबिस्को उसके साथ जुड़ जाता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है, रिजल्ट नहीं बन पाता। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू जो CO2 आएगी उसको पहले बहला फुसला करके दूसरे चीजों में, दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे लाया जाएगा, और फिर यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम जो है उसके साथ एक्टिविटी करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करेगा। और ये प्रोसीजर ऐसा होता है। लीफ की ये मीजोफिल सेल्स है और ये बंडल सीड सेल है। स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर से जो CO2 आई उसको पहले वाटर के साथ में ऐड करके ये कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर ये जो है वो पहली बार पेप के साथ में ऐड होता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ में, और पहला रिजल्ट बनता है 4 कार्बन का, जिसको बोलते हैं ओआ, क्या बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। फिर ये ओआ जो है वो मेलेट में या एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है, और फिर इसी फॉर्मेट में ये यहाँ पर आता है 4 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल पाइरुवेट यहाँ पे बन जाएगा और उसके थ्रू ट्रांसफर वापस हो जाएगा, और एक कार्बन CO2 के फॉर्मेट में यहाँ पे निकल जाएगा, और फिर यहाँ पर केल्विन साइकिल चलेगा, जो भी समझाया वैसा ही प्रोसीजर, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। C3 प्लांट्स में पहला प्रोडक्ट जो है वो 3 PGA बन रहा है, और इसमें जो है वो ओआ बनता है। नेचर ने क्यों चेंज किया अपने आप को, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना था। अब फोटोसिंथेसिस को कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कुछ प्लांट के खुद के भी फैक्टर हैं, लीफ का कितने नंबर है, लीफ की जो है वो साइज एरिया जो है वो कितना है, कितना वेल एक्सपोज्ड है, ये भी करते हैं, और कुछ एक्सट्रिंसिक भी, जैसे लाइट कर देगी, जैसे टेम्परेचर कर देगा, जैसे वाटर कर देगा, और जैसे CO2 कर देगा। ठीक है।